हे गाइस, दिस इज विनय शुक्ला। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्लास पे आते हैं और आज के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के लिए पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है वो लॉ प्रोडक्शन फंक्शन का एक पार्ट होता है। प्रोडक्शन फंक्शन को अगर हम समझें तो प्रोडक्शन फंक्शन हमको ये बताता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर अगर है तो वो इनपुट अगर बढ़ाता है या इनपुट में चेंज करने पे उसके आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ को जो हम स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे अगर बात, अब इस चीज़ को प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक जो हमारा, एक मिनट, ये जो एक हमारा होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दूसरा हमारा होता है रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड का होता है और रिटर्न्स टू स्केल हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें फिक्स्ड फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, वो होता है हमारा वेरिएबल फैक्टर। इसमें क्या होता है, हमारे पास दोनों फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। ठीक है, अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात की जाए, ये देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल फैक्टर, एक होता है फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, इसमें हम फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स्ड रखते हैं, और वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं तो जैसे मिस्टर रवि हैं, ठीक है, इनको, ये प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, इनको किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना है। अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में ये पहली बात तो जो है लैंड खरीदेंगे किसी चीज़ में, ठीक है, वहाँ फिर फर्म बनाएंगे, फिर उसमें कुछ कैपिटल लगाएंगे, फिर उस पर जो है कुछ लेबर लगाएंगे, इसकी मदद से ये पूरा अपना जो है ये किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म पीरियड अगर है तो इनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये इन फिक्स्ड फैक्टर को, जैसे लैंड हुआ और कैपिटल हुआ और मशीनरी हुआ, तो इन सब चीज़ों को ये चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ जो चेंज कर सकते हैं वो लेबर को चेंज कर सकते हैं, मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ये बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए ये कहते हैं कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, उसमें हम जो स्टडी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसमें वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, जो फिक्स्ड फैक्टर होता है वो चेंज नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को पिक्चर जो है थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इसको पढ़ने से पहले हमको प्रोडक्शन फंक्शन जानना पड़ेगा। प्रोडक्शन फंक्शन हम लोगों को क्या बताता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप क्या है, इनपुट अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो आउटपुट पे क्या पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रोडक्शन फंक्शन में स्टडी करते हैं। इसमें हम दो टाइम पीरियड को स्टडी करते हैं, एक हमारा होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड में हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं और लॉन्ग पीरियड को रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा शॉर्ट पीरियड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, क्लियर? आई थिंक आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है इसको पढ़ लेते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में क्या लिखा हुआ है यहाँ। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। जो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। इज एक्सप्लेन्ड इन मैथमेटिकल एंड इज एक्सप्लेन्ड इन द मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया जाता है। इन मैथमेटिक्स द वर्ड फंक्शन इज यूज फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन एनी डिपेंडेंट वेरिएबल और मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को दर्शाता है मैथमेटिकल वे में। ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है रिटर्न्स टू स्केल या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे आते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग रिटर्न्स टू स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स इज द स्टडी ऑफ शॉर्ट रन रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वो शॉर्ट रन रिलेशनशिप होता है। इसमें हम इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, जो ये इनपुट्स होते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है इनके बीच का आउटपुट। ठीक है, आउटपुट और इनपुट का
रिलेशनशिप, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट रन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो शॉर्ट रन पीरियड होता है इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर होता है और दूसरा हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए, लॉ ऑफ रिटर्न आर आल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ रिटर्न्स भी बोलते हैं, एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, ये भी हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ अनइक्वल प्रोपोर्शनल रिटर्न, ये भी हम बोलते हैं लॉ ऑफ अनइक्वल प्रोपोर्शनल रिटर्न्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, इनके अनुसार द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट इफ़ द इनपुट ऑफ वन रिसोर्सेज इज इंक्रीज्ड। ठीक है, जैसे एक इनपुट को हम अगर वेरिएबल फैक्टर्स के बढ़ाते हैं बाय इक्वल इंक्रीमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम व्हाइल द इनपुट ऑफ अदर रिसोर्सेज आर कांस्टेंट। ठीक है, जो जैसे एक इनपुट को हम बढ़ाते हैं मीन्स वेरिएबल फैक्टर को, और जो अदर फैक्टर ऑफ रिसोर्सेज है हमारा जैसे फिक्स्ड फैक्टर है उसको हम कांस्टेंट में रखते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट जो हमारा होता है मीन्स जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन वो कुछ एक बियॉन्ड पॉइंट के बाद वो रिजल्ट जो होता है उसका वो डिक्रीजिंग होना शुरू कर देता है। इंक्रीज वो जो है इंक्रीज होता है, पर क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो उसका रेशियो होता है इंक्रीज होने का वो धीरे धीरे करते वो कम होता रहता है। ठीक है, इट मीन्स दैट अप टू अ सर्टन लेवल टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्टन लेवल तक टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, उसके बाद में वो इंक्रीज तो करता है पर किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इसको हम लोग अभी आगे टेबल में और जो है डायग्राम में समझेंगे कि किस तरीके से ये होता है। पॉइंट एट विच इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न इज स्टॉप बट डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न हैज़ नॉट स्टार्टेड इज टर्म्ड एज द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट रेट और रिटर्न। अदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर फुली कन्विंस्ड विथ इट। मीन्स कि जो एक समय आता है ये टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता रहता है, फिर एक समय आता है कि वो इंक्रीज तो होता है फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर एक समय आता है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद में थोड़ा डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, तो इस तीनों स्टेजेस को हम लोग जो है अभी टेबल के माध्यम से समझेंगे और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये इनके विचार थे अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच। ठीक है, ये एक इकोनॉमिस्ट थे। आगे हम लोग अपना देख लेते हैं। आगे हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कंसिस्ट थ्री फेजेस और स्टेजेस। थ्री फेजेस और स्टेजेस आर गिवन बिलो। ठीक है, इसमें जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसके तीन स्टेज हैं। ठीक है, पहला स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर उसके बाद में कांस्टेंट रिटर्न, और उसमें क्या है तीसरा क्या है हमारे पास लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इन तीनों स्टेजेस को हम लोग अब डायग्राम या टेबल के माध्यम से अभी अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन से स्टेज में होती हैं। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। ये शॉर्ट टर्म पीरियड होता है जब हम प्रोडक्शन फंक्शन का एक पार्ट होता है जिसमें शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, इसमें वेरिएबल फैक्टर्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं, और जो दूसरा हमारा फैक्टर्स होता है फिक्स्ड फैक्टर उसको जो है हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसमें फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब आगे हम लोग जो है देखते हैं कि हमारे पास क्या है। एक मिनट, अब पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है और एवरेज प्रोडक्ट क्या है। टोटल प्रोडक्ट किसको हम लोग करते हैं कि टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो जो टोटल आउटपुट क्या होता है कि जितना हम जैसे वेरिएबल फैक्टर्स हमारा है तो उसको इंक्रीज करने से जितना टोटल हमारे पास आउटपुट होता है उसको हम लोग जो है टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट या एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को लगाने पे या एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को लगाने से जो हमको आउटपुट मिलता है उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, जैसे टोटल प्रोडक्ट हमारे पास ये है और इसको गेन करने में हमको 5 यूनिट ऑफ लेबर लगाए। ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्ट अपॉन 5। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोडक्ट। मतलब जो आउटपुट पर यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोडक्ट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है अपने आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि टेबल के माध्यम से कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो उसके स्टेजेस क्या हैं और वो
क्या चीज़ बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है, फिर वेरिएबल फैक्टर है, फिर टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया हुआ है और एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है। फिक्स्ड फैक्टर जो हमारा इसमें होता है वो होता है फिक्स्ड रहता है, ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड है। ये हमारे पास जो है ये वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है और ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग जो है समझते हैं। ये तो हमारा फिक्स्ड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स को ही हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या है कि एक फैक्टर जब हम यूज करते हैं तो हम जो है टोटल प्रोडक्शन जो हमारा है वो 8 यूनिट का होता है, ठीक है। अब दो फैक्टर्स को जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को लगाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, 18 हो जाता है। फिर तीसरा यूनिट जब हम लगाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, 30 हो जाता है। फिर चौथा लगाते हैं 48 हो जाता है, पांचवा लगाते हैं 65 हो जाता है, छठवां 78, सातवां 84, फिर आठवां जो है 88, नौवां 90, फिर 10वां में फिर 90, फिर 11वां में 88, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ लिया कि हमारा जो एक एक्स्ट्रा यूनिट और वेरिएबल फैक्टर को लगाने से जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, ये टोटल प्रोडक्ट ये जो है इंक्रीज होता रहता है। अब बात करते हैं कि इंक्रीज तो होता है पर उसका इफेक्ट जो मार्जिनल होता है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जब 1 यूनिट हम वेरिएबल फैक्टर का लगाते थे तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन था 8 था, मार्जिनल प्रोडक्ट भी हमारा 8 था, ठीक है। फिर जब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल या एक एक्स्ट्रा लेबर जो है हम लोग जो है लगाते हैं तो उसमें जो प्रोडक्शन होता है टोटल प्रोडक्शन वो 18 यूनिट का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक यूनिट पे हमको कितना जो है वो हुआ, एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर को लगाने से हमको कितना एक्स्ट्रा यूनिट आउटपुट निकला, वो निकला हमको 10, ठीक है। 8 था फिर 18 हो गया, मीन्स 10 यूनिट एक्स्ट्रा वो हुआ, ठीक, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ। अब हम देखते हैं कि दूसरा जब एक और एक्स्ट्रा यूनिट लगाते हैं हम लेबर का तो हमारे पास जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है 12 यूनिट का, ठीक है। फिर जब तीसरा यूनिट से चौथे यूनिट पर जाते हैं, मीन्स एक एक्स्ट्रा यूनिट और लगाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो 18 यूनिट बढ़ जाता है, ठीक है। पहले यहाँ 12 बढ़ा फिर 18 बढ़ा, मीन्स ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, ठीक है। ये जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही हम 5 यूनिट लगाते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट और लेबर को हम लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे ये हमारा लैंड हुआ, इसको हम लैंड मान लेते हैं कि हमारा लैंड हुआ, ठीक। ये तो हमारा फिक्स्ड है, उसी पे हम जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं जैसे लेबर हुआ इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ाने से जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब बढ़ रहा है, जो इसका रेट है इंक्रीज होने का वो यहाँ तक 4 यूनिट ऑफ लेबर हम लोगों ने लगाया तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट 48 था और जो इसका रेट था इंक्रीजिंग का वो यहाँ से एक एक्स्ट्रा यूनिट पे इंक्रीज किया 18 यूनिट का, ठीक है। 18 यूनिट जो है प्रोडक्ट हमारा आउटपुट बढ़ गया, ठीक। अब जैसे ही 4 के बाद जैसे हमने 5 यहाँ पे लगाया, एक एक्स्ट्रा यूनिट और लेबर का लगाया तो हमारा जो ये टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ा, तो पर जो बढ़ने का जो रेशियो था वो इंक्रीजिंग रेशियो में ना वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 18 यूनिट आउटपुट बढ़ा था एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेबर लगाने से, लेकिन यहाँ जो लगाया एक एक्स्ट्रा यूनिट वो 17 ही मिला, मीन्स यहाँ जो रेशियो जो डिक्रीजिंग जो रेशियो है आउटपुट का वो इंक्रीज तो कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना शुरू कर दिया। फिर यहाँ एक और एक्स्ट्रा यूनिट लगाया फिर नीचे चला गया, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ और लेबर लगाया, उसको लगाने से जो आउटपुट है वो फिर से डिक्रीज कर गया जो उसका रेशियो है, ठीक। फिर यहाँ लगाया फिर 4 पे पहुँच गया ये, फिर यहाँ एक एक्स्ट्रा यूनिट और लगाया फिर 2 पे पहुँच गया, फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट और लेबर लगाया तो जो रेशियो है इंक्रीज करने का वो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट रेट हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट और यहाँ जो मार्जिनल प्रोडक्ट है मीन्स जो रेशियो है इंक्रीज करने का वो 0 हो गया, मीन्स अब जो है लेबर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मीन्स जो हमारा वो है और टोटल आउटपुट है वो इंक्रीज ही नहीं हुआ, मीन्स 0 रेट ऑफ इंक्रीज हो गया, ठीक। फिर अगर तब भी हम नहीं माने, ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट और बढ़ा दिए। अब देखिए एक एक्स्ट्रा यूनिट और बढ़ा दिए तो क्या हुआ, हमारा जो टोटल आउटपुट है वो माइनस में चला गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर इस जो ट्रेंड चल रहा है इसको अगर देखें हम लोग तो यहाँ तक 1 से 4 तक हमारा जो रेशियो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। ये देखिए 8 फिर 10 फिर 12 फिर 18, ठीक है, ये रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा था।
जैसे ही हमने 4 से 5 जो है किया, मतलब एक एक्स्ट्रा लेवल लगाया, वो हमारा जो रेशियो था इंक्रीज करने का वो डिक्रीज कर गया। और जो हमारा ये जो फोर्थ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो ये पॉइंट हमारा फोर्थ पॉइंट है जहां मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको आप लोग जो है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा कि ये पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जो है याद रखिएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ से धीरे धीरे एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो ये जो इंक्रीजिंग जो रेट था अभी तक वो डिक्रीजिंग में बदल गया। ठीक, जो प्रोडक्ट हमारा, टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज कर रहा है, पर क्या हुआ कि ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना शुरू हुआ। ठीक है, फिर एक समय आया कि जहां जीरो हो गया। ठीक, फिर एक समय आया कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रेट, फिर यहाँ से हम लोगों को जो है धीरे धीरे करके हमारा जो है ये डिक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज तो कर रहा था यहाँ टोटल प्रोडक्ट, पर डिक्रीजिंग रेट से फिर हमारा क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर निगेटिव हो गया। ठीक है, एकदम डिक्लाइन होना शुरू हो गया, ये टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जो निगेटिव हो गया। ठीक है, इसी चीज को हम लोग जो है, आई थिंक आप लोग एकदम इस टेबल के माध्यम से समझ गए होंगे कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेबर लगाने से जो हमारा टोटल आउटपुट होता है वो एक सर्टेन पॉइंट तक जो है इंक्रीज करता है, पर क्या होता है फिर उसके बाद में जो है हमारा इंक्रीज तो करता है टोटल प्रोडक्ट, बट जो है डिक्रीजिंग रेट से जो है इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, अब इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे टेबल के माध्यम से। ये देखिए, हमारा ये टेबल है, ये शो करता है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हम बात एवरेज प्रोडक्ट की कर लेते हैं, पहले यहाँ जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है वो पहले 8 था, फिर 9 था, फिर 10 था, फिर 12 था, फिर 13 हुआ, एक मिनट, ये 13 हुआ, फिर यहाँ पे 13। ये जो पॉइंट है, ये देखिए, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट और जो है एवरेज प्रोडक्ट जो है वो सेम है। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट और सेम हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हमारा जो है ये डिक्लाइन करने लगा, लेकिन ये जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो है आगे बढ़ लेते हैं, अपने इस डायग्राम की मदद से जो है समझते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है। ये देखिए, हमारा टोटल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये पहले तो इंक्रीज किया इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ जो है ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इसके बियॉन्ड हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब डिक्लाइन करना शुरू कर दिया तो ये तो हमारा हुआ, क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये देखिए, ये जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जो है वो मैक्सिमम है, वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। फिर क्या हुआ कि हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो कर रहा है, पर क्या हो रहा है, वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए, ये मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा धीरे धीरे गिर रहा है और टोटल प्रोडक्ट हमारा जो इंक्रीज कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ हमारा ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो है हमारा कट करता है। ये देखिए, ये यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। जो स्टेज अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेज जो हमारा होता है वो यहाँ तक होता है। ठीक है, जब हम एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे कट करता है, डिक्लाइन तो करता है पर मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ तक हमारा जो है इसके एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, ये पीरियड कभी कभी क्या यहाँ पे जो बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा गलती कर देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा स्टेज जो वो अगर डिफाइन करते हैं इसमें, तो फर्स्ट स्टेज यहीं तक रखते हैं वो लोग, जबकि फर्स्ट स्टेज हमारा यहाँ तक होता है। ठीक है, जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो कट करता है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि धीरे धीरे जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मार्जिन जब इसके बियॉन्ड जो हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन करेगा तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो निगेटिव में चला जाता है। ठीक है, यही रिलेशनशिप हमको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट
कि लेबर को यूज करने से, वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करने से हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो करता है पर एक बियॉन्ड पॉइंट से वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है पहले तो हमारा इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करना शुरू कर देता है, और एक बियॉन्ड पॉइंट पे जब हमारा टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जो है 0 हो जाता है, और जैसे जैसे यहाँ से डिक्लाइन करना शुरू होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को कट करता है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। फिर हमारा यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम पॉइंट तक ये हमारा सेकंड स्टेज होता है, और इसके बियॉन्ड हमारा थर्ड स्टेज होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एजम्पशंस को जान लेते हैं। एजम्पशंस क्या होता है इसमें? एजम्पशंस जो होता है वो होता है वन फैक्टर इज वेरिएबल व्हाइल अदर फैक्टर या अदर फैक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल फैक्टर होता है और एक जो होता है वो फिक्स्ड फैक्टर होता है, वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि हम फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो एजम्पशन है हमारे पास, ऑल यूनिट ऑफ लेबर, ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग इस तरीके से समझते हैं, जैसे हम कोई प्रोड्यूसर है या कोई व्यक्ति है जिसको प्रोडक्शन करना है, ठीक है। उसके पास एक छोटा सा लैंड है, ठीक है। इसमें इसने लेबल लगाया, ठीक है। इसने लेबल लगाया, पहला यूनिट जब लेबल लगाया तो वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा था, ठीक है। इसने लगाया, अब क्या हुआ कि उसने जितना आउटपुट निकाला उसके बाद इसने एक लेबर और लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये लेबर थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसने थोड़ा अलग ढंग से किया, थोड़ा ज़्यादा दिमागदार था, तो उसके वजह से जो प्रोडक्शन है, जो यहाँ पे जो आउटपुट था, ये देखिए, ये जो आउटपुट निकला था, जो मार्जिनल प्रोडक्ट निकला था वो 5 यूनिट का निकला था, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि ये आया तो ये आउटपुट जो हमारा वो है एकदम से बढ़ गया, ठीक है, इसके वजह से, क्योंकि ये थोड़ा दिमागदार था। तो इस वजह से ये कहा जाता है, तब यहाँ जो लॉ होगा वो काम नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ क्या कहा जाता है कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। मीन्स अगर लेबर लगाते हैं, अगर अनपढ़ लेबर लगाते हैं तो वो जो जितने भी लेबर होंगे वो सब एक ही कैटेगरी के होंगे। अगर पढ़े लिखे लेबर लगाते हैं तो जो लेबर होंगे वो पढ़े लिखे ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, ये इसका एजम्पशन है, ठीक है। आगे हम लोग अगर बढ़ें तो हमारे पास दिया हुआ है देयर इज नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो चेंज प्रोडक्शन टेक्निक है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर जैसे हमारे पास किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो 10 यूनिट जब तक हमने प्रोडक्शन किया वो दूसरे टेक्निक से किया, उसके बाद जब एक्स्ट्रा 10 यूनिट और दूसरा जब प्रोडक्शन करने लगे तो अगर टेक्निक चेंज कर देंगे तो यहाँ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या प्रोडक्शन यूनिट है वो हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ जो लॉ होगा वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो टेक्निक है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं इससे रिलेटेड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। तो आज हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़ा। एक बार मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। इसको समझने के लिए हमको पहले लॉ ऑफ प्रोडक्शन को हम लोगों ने समझा कि प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोगों ने समझा। तो प्रोडक्शन फंक्शन इसलिए हम लोगों ने समझा क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। इसमें हम लोग जब प्रोडक्शन फंक्शन में 2 चीज़ पढ़ते हैं, एक हमारे पास है शॉर्ट टर्म पीरियड, एक है लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक होता है रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म पीरियड में हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर होता है। फिक्स्ड फैक्टर हमारा कांस्टेंट होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, और जो वेरिएबल फैक्टर होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने से जो हमारे आउटपुट होता है वो एक सीमित लेवल तक जो है वो इंक्रीजिंग रेट में रहता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, और फिर एक ऐसा समय आता है जब निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है पढ़ेंगे रिटर्न्स टू स्केल पढ़ेंगे, जो इसका दूसरा फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन का जो दूसरा पार्ट है वो है रिटर्न्स टू स्केल, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और अपनी क्लासेस को अच्छे से अपने जो ये हमारा NTA UC NET JRF पेपर 2 कॉमर्स का जो सिलेबस है उसको जो है आप लोग रिवाइज़ करते रहिए। तब तक के लिए आप लोग जो है टाटा बाय बाय।